को जो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, उनका यह सफर आज वर्तमान समय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में सर कार्यरत हैं। सर की बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी आलोचना पे पुस्तकें हैं, जिनमें से एक पुस्तक मैं अभी आपको बताऊं। सर एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में पुस्तक मेला लगा हुआ था, जिसमें मैं भी गई हुई थी। मैं आपसे परिचित नहीं थी, किताब मुझे अच्छी लगी, हिंदी कहानी वाया आलोचना, जिसको मैंने खरीदी और पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है मुझे लगता है कि वास्तव में मतलब कहानियों को आलोचना के दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है। इसलिए जो है यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है। बहुत सारी और भी किताबें हैं सर की, जिनको मैंने अभी बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है और सर को सुनने का मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अनुरोध करती हूँ सर से, सर आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद रचना जी। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी और मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुशीला वर्मा जी, पूनम जी, साधना भारती जी, अर्चना जी और सामने बैठे हुए प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, नवीन जी और गोपाल जी और आप सभी श्रोतागण। मैं बहुत आभारी हूँ हिंदुस्तान एकेडमी का, सभी आयोजकों का इस महत्वपूर्ण सेमिनार में मुझे आमंत्रित करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद का संबंध काशी से है और महाकवि निराला का संबंध विशेषता इलाहाबाद से। तो निराला की भूमि पर प्रसाद का यहाँ स्मरण हो रहा है। यह बहुत अच्छा संयोग है और दोनों ही एक समय के कवि और लेखक रहे हैं छायावाद के, उनसे आप वाकिफ हैं। आज की इस सत्र की जो मूल विषय है वो थोड़ा प्रसाद की जो चर्चा जिस तरह से जिस परिप्रेक्ष्य के साथ होती रही है और वह जो उसका ऐतिहासिकता का, संस्कृति का, सांस्कृतिक बोध और राष्ट्रीयता का, दर्शन का जो एक मिला जुला एक उनकी एक लेखक के रूप में, जो कवि के रूप में एक चेतना है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रसाद की चर्चा होती है और बेशक वह होना भी चाहिए। वह उनका रचना करने का मुख्य सरोकार रहा है। लेकिन जब कथा साहित्य में प्रसाद की बात करते हैं और वे उस समय कहानी के क्षेत्र में आ रहे हैं, यद्यपि प्रसाद की मूल विधा जो है वो नहीं रही है, कहानी नहीं रही है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो एक भावात्मक लगाव, एक रचनाकार के रूप में कहानी के प्रति एक आसक्ति उनकी शुरू से बनी रही। बल्कि उस युग में जिसको प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, उस समय उनकी जो मौजूदगी है वो थोड़े प्रेमचंद से पहले ही प्रेमपथिक जब वो काव्य संग्रह आया 1910 में और 1911 में पहली कहानी लिख चुके थे और जिसकी चर्चा हिंदी की तमाम जो पहली कहानियों की चर्चा हुई है उसमें उसका भी नाम किसी विद्वान ने लिया है, ग्राम कहानी। तो इस तरह ये बात हम इसलिए थोड़ा संकेत दिलाना चाहते हैं कि प्रसाद जो है कहानी में भी प्रेमचंद के साथ साथ जाहिर है, जैसे कि अब थोड़ी बात भी यहाँ हुई है कि वो प्रेमचंद के समानांतर कहानी के स्कूल की तरह, एक धारा की तरह, भावनात्मक आदर्शवाद की उस धारा की प्रस्तोता के रूप में उनकी चर्चा होती है। लेकिन जाहिर है कि प्रेमचंद उनके सामने एक बड़े कथा मानक है और पूरे युग में हर कहानीकार के लिए प्रेमचंद से टकराना या उनसे कुछ लेना या उनसे एक अलग राह बनाना एक बहुत कठिन काम रहा होगा। और प्रसाद की
की जब बात होती है तो प्रेमचंद के बरक्स उनको एक दूसरी धारा का रसमता इस तरह कह दिया जाता है कि उनके इन सरोकारों की तरफ जो आज सत्र में बातचीत हो रही है उनके सामाजिक पक्ष की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बेशक उस तरह से जैसे प्रेमचंद सामाजिक धारा में है, सामाजिक यथार्थ को लेकर सक्रिय है और उससे आप लोग वाकिफ है कि नवजागरण के काल में प्रेमचंद का जो युग है वो पूरे उस समस्त सरोकारों के साथ मौजूद। उस पर बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात श्री प्रसाद की कहानी का पर हो रही है तो हमें उनके इन पक्षों की तरफ देखना है। मैं थोड़ी सी बात कुछ दूसरी कहानियों को लेकर भी करूँगा, लेकिन जो उनकी सबसे एक तरह से जो एक ट्रेंड सेटर या एक तरह जिससे कहानीकार की पहली पहचान बनती है, जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, वो उनकी कहानियाँ पुरस्कार और आकाशदीप जैसी कहानियाँ रही हैं। बेशक वो पाठ्यक्रमों में भी बहुत पढ़ाई गई है और उनके उस राष्ट्रीय बोध से राष्ट्रीय चेतना के पक्ष से मधुलिका की और प्रसाद की बात यहाँ थोड़ी बुरी भी है और उससे आप कुछ बात की, लेकिन उसके एक दूसरे पक्ष की तरफ मधुलिका एक किसान बालिका है और प्रेमचंद की किसान चिंता प्रेमचंद जैसी नहीं है, लेकिन उनके हम सरोकार कैसे मौजूद है और एक स्त्री के भीतर और एक कृषक समाज की स्त्री के भीतर अपने जाति गौरव से और भूमि से देश से वो सारे बंद मधुलिका की पता है कि उसका चरित्र उत्कर्ष कैसे ऊपर तक पहुँचता है कहानी में। उसके कई बात जो भी अवसर आए थे उसने ठुकरा दिए। एक बार राज्य की रानी बनने का मौका था, दूसरी बार उसको पुरस्कार बाद में पुरस्कार मिलने का भी अवसर आता है। ऐसे 2-3 अवसर कहानी में आए थे जब मधुलिका को सब कुछ मिल सकता पर उसने सबका त्याग किया। तो त्याग और बलिदान की कहानी के रूप में तो आप लोग इसको जानते ही हैं, लेकिन भूमि का सवाल इसको थोड़े दूसरे पक्ष से देखिए। तो एक कथन मधुलिका का ही कहानी में जब वह राजा से कहती है कि देव यह मेरे पितृ पितामह की भूमि है, इसे बेचना अपराध, इसलिए मूल्य स्वीकारना मेरी सामर्थ्य से बाहर। महाराज के बोलने के पहले ही प्रज्ञावती ने तीखे स्वर में कहा कि अबोध बालिका क्या बक रही है, राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से चौगुना मूल्य। फिर कौशल का तो है सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम, तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी है। इस ढंग से अपने को सुखी बने। तब मधुलिका ने जवाब दिया है और यहीं पर प्रसाद का जो समाज दर्शन है किसान जीवन से और समाज से मधुलिका के माध्यम से मधुलिका कहती है कि राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है। मधुलिका महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध ना था और ना है, किंतु मूल्य स्वीकारना असंभव, ये मधुलिका ने किया। तो राजकीय रक्षण केवल इस कारण से मिले जबकि उसका अधिकार पूरी प्रजा पर है। अब इसको राजनीतिक आशय से देखिए तो इसकी ध्वनि बहुत दूर तक नए नए अर्थों में फैल सकती है, जा सकती है और उसकी जो आज के संकेतों में अगर समझा जाए तो अनुग्रह राज या सत्ता जिस तरह से एक किसानों को या गरीबों को देती है तो वह अधिकार तो पूरी प्रजा का होना चाहिए, केवल एक राजनीतिक कारण से केवल कुछ लोगों का नहीं। इतने संदर्भ के साथ प्रसाद के समाज संदर्भों के जानने के लिए कतिपय दूसरी कहानियों का उल्लेख पुरस्कार के अलावा भी, आकाशदीप के अलावा और गुंडा जैसी कहानियों के अलावा भी जरूरी है कि आज जब हम प्रसाद के इस पक्ष पर बात करें या उनको कहानीकार के रूप में याद करें तो केवल प्रेमचंद के वर्ग से दूसरी धारा में नहीं, कभी कभी ये जो सीमांकन या विभाजन आलोचना में हो गया है वो अपर्याप्त लगता है कि ऐसे में हम एक ढांचा या ढांचा बना लेते हैं और उसी से ही उस लेखक का मूल्यांकन कुछ कतिपय कहानियों के साथ कर देते हैं, जबकि हो सकता है प्रेमचंद के यहाँ एक दूसरा पक्ष भी मौजूद हो और प्रसाद के यहाँ
एक दूसरा सामाजिक पक्ष भी मौजूद है। और यह आपको देखना हो तो अपनी पहली कहानी ग्राम में ग्रामीण समस्या को उसकी पूरी विस्तार से चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन वह जो अंग्रेजी राज्य के समय उस दौर में जो एक नया मिडिल क्लास मध्य वर्ग बन रहा है, जो उस अंग्रेजियत से ढल कर अपना व्यक्तित्व बना रहा है और ग्रामीण जनता को एक दूसरे पक्ष को थोड़ा हिदारत की दृष्टि से। तो वहाँ गाँव में जो जमींदार साहब हैं और उनकी जो मुलाकात एक वृद्धा से होती है, एक स्त्री से होती है जो वो भी किसान है और जिसकी जमीन हड़प की गई, यह सब कथानक आपको पता है। तो वो पता चलता है कि वो जो जमींदार साहब थे जिसने वो किया था, वो उन्हीं सज्जन के परिवार के जो सामंत थे जमींदार। तो खैर आप विस्तृत कथानक बना चाहें, केवल चेतना को देखें जो प्रसाद लिख रहे हैं या कह रहे हैं ग्रामीण जीवन की। वहाँ पर सामंती जमींदारी और एक गरीब किसान, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक जो मध्य वर्ग बन रहा है, जो थोड़ा एलिट वर्ग पैदा हो रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, वह उसी अंग्रेजियत का अनुसरण कर रहा है। और कमोबेश बाद में इस तरह का मिडिल क्लास या मध्य वर्ग विकसित हुआ आज़ादी के बाद तक, क्या उसकी दिशा उससे बहुत कुछ अलग नहीं है, यह आप लोग खुद जान सकते हैं। उसी तरह की शरणागत कहानी है। अभी यहाँ मधुआ की चर्चा हुई है। मधुआ कहानी के साथ यदि उनकी एक और जो थोड़ी कम पढ़ी गई कहानी छोटा जादूगर जैसी कहानी को अगर आप दोनों के साथ देखें तो वहाँ पर एक 13-14 साल का बालक इन दोनों कहानियों में जो गरीब है, जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो इन बाल चरित्रों के जरिए प्रेमचंद समाज की बाल शोषण की समस्या को एक दूसरे अंदाज में उठाते हुए दिखाई देते हैं। वह छोटा जादूगर जादू दिखाता है, माँ बीमार, पिता नहीं है, वह परिवार तो माँ का कैसे भरण पोषण कर रहा है, तो उसकी स्थिति घर में जब उसको रहना चाहिए, लेकिन वह मेले में आकर जादू का तमाशा दिखा रहा है। ये जो वाचक है कहानी में, उसके माध्यम से सारी स्थिति कहानी में स्पष्ट होती है। बाद में वो ले जाता है कि उसकी माँ बचती नहीं। तो इस संवेदनापूर्ण कहानी में, छोटा जादूगर जैसी कहानी में, एक बच्चे की जो असमय बड़ा होना है, जिसको अपना खेल पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर उसको जो है खेल तमाशा दिखाना है, कितनी विडम्बनापूर्ण स्थिति है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद, हालांकि उसका थोड़ा सरोकार है, चर्चा दूसरी तरह से हुई है, लेकिन चिमटा खरीदने का जो बोध आबिद में पैदा हुआ, यह एक विडम्बना है। इस बच्चे को बाल पर छोड़कर मिलने वाली नजरिया या है, उससे आपको थोड़ा सा जोड़ ही रहे थे। लेकिन मधुआ कहानी में भी देखिए कि जो शराबी है और उसके साथ जो बच्चा आया है, वो एक किसी जमींदार या किसी बड़े घर के व्यक्ति के अशोषित हो रहा है, जहाँ से वो मुक्त करार चला है, वो अपने साथ रखता है, होली करते हैं। तो यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो उस बच्चे को बाल सब की दृष्टि से देखिए, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की जो हृदय परिवर्तन बदलाव की जो थे, गांधीवाद का एक आदर्श जो प्रेमचंद के साथ चल रहा था, वो प्रसाद के साथ भी है। और यहाँ वो जो शराबी है, जो थोड़ा सा नेगेटिव चरित्र है समाज का, अराजक तरह का उसका जीवन है, वह बदलने लगता है। अब वह उस बच्चे के आने से वह एक सकारात्मक दृष्टि से सोचने लगा है, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। तो एक बच्चे के आने से एक शराबी की भी एक जीवन सुधर रहा है, और उस बच्चे को वो शरण देता है, उसको जगह देता है, यह उसकी अपनी संवेदना। तो एक तरह से प्रेम साथ जो है मधुआ और छोटा जादूगर, दो कहानी का उदाहरण और भी उनकी कहानियाँ होती। इस तरह से एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य की तरफ, सामाजिक चिंताओं की तरफ कैसे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नहीं उन्होंने केवल किसान स्कूल बनाया, जिसका अनुसरण है और बात के तरह के कथाकारों ने किया।
इन सबके यहाँ सामाजिकता कैसे मौजूद है, खासतौर से प्रसाद के यहाँ उनके इस पक्ष को इस नज़रिए से देखे जाने की जरूरत है। आज जब प्रसाद की बात होती है या हो रही है तो समकालीन संदर्भों को भी देखना चाहिए कि आज के कथा साहित्य में, कहानियों में विमर्श का दौर चल रहा है। विमर्शों से साहित्य की एक धारा या चिंताओं का दिशा निर्धारित की जा रही है। वह कितनी ठीक है नहीं है इस संबंध में फिलहाल यहाँ अभी चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हाशिए की बात आज की जा रही है, अस्मितामूलक विमर्शों की बात की जा रही है, तब उनकी चुटिया जैसी कहानी उसका उल्लेख किया गया था। और बिगारिन ये चरित्र भी उनके यहाँ की कहानियों का नाम ना भी लें तो दासी, बंजारे, चूड़ी वाली, इस तरह के कैरेक्टर उनकी कहानियों में, ये सब चरित्र जो है कहीं ना कहीं हाशिए की से आते हैं और उनकी चिंताएं वहाँ से आती हैं। तो दलित समाज का जो अस्मिता बोध है और खासतौर से विराम चिन्ह जैसी कहानी, विराम चिन्ह कहानी में जो है मंदिर प्रवेश का प्रश्न है और शायद साधना संकेत करते हैं कि जब दलित समाज या वर्ग एकजुट होगा, एक साथ आकर खड़ा होगा, तब उसे सफलता मिलेगी। जो बाहर बैठी हुई बिगारें हैं जो दलित समाज की है, वह रोज वहाँ थोड़े फल या प्रसाद की चीज़ें बेचती है, लेकिन उसने आज तक उन देवताओं को अंदर जाके नहीं देखा, कभी उसको अंदर जाने नहीं मिला, लेकिन वह वहाँ उसी इच्छा से बैठी हुई है। और अंत में जहाँ ये होता है कि जब एक उसका बेटा है या कहानी में कोई है कैरेक्टर उसके परिवार का, उसको मार दिया जाता है जब ये प्रयास, तो सब जो है दलित वर्ग के लोग इकट्ठे होते हैं, तब उनको एक साथ मंदिर प्रवेश करते हुए दिखाया है प्रसाद। विराम चिन्ह का एक संकेत है, पूर्ण विराम नहीं, विराम, और उसको हटाकर या उसको लांग कर यह उनको एक मानवीय अधिकार, अगर देवता है तो सबके लिए और उनका भी हक वहाँ जा रहे हैं। यह सवाल तो प्रेमचंद का था, प्रेमचंद की चिंताओं में बराबर मौजूद है, बड़े सरोकारों के साथ मौजूद है, लेकिन प्रसाद अपनी तरह संकेत करके तो कह देते हैं। और ऐसी ये कहानी सहयोग है जहाँ स्त्री और दलित दोनों का सवाल है। पति थोड़ा सामंतिक नेचर का है और पत्नी जो है आई है उसके साथ रहते रहते फिर उसमें कैसे वो बदलाव आता है। तो सहयोग माने स्त्री और पुरुष सहचर है, ना कि एक नीचे एक ऊपर है, यानी कि एक ऊपरी स्थिति में है, सामंती अधिकार से बर्ताव करता है और इसकी दासी या सेविका की तरह नहीं। यह बात तो रामायणी में संकेत कर चुके हैं और इस संबंध में कल बात भी हुई है, लेकिन यहाँ इस कहानी में सहयोग का शीर्षक भी है, वहाँ स्त्री पुरुष जैसे जीवन रूपी गाड़ी के वो पहिए हैं तो उनका साथ यह स्त्री को हक और अधिकार, इसकी चिंता प्रसाद को निरंतर है। और उनकी कई ऐसी कहानियों में जिसमें स्त्री के जहाँ वो प्रेमिका है लेकिन वह सवाल करती है और पुरुष के समानांतर शोषित रूप में नहीं, एक साथ रहने वाली सहचरी के रूप। और यह छायावादी बोध है जो प्रेम प्रसाद के यहाँ एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। स्त्री की उपस्थिति को तमाम सामाजिक संदर्भों के साथ देखिए, केवल उसको त्याग और बलिदान की रूप में ही नहीं, उसके दूसरे पक्ष भी हैं और उन सब कहानियों के साथ उन्हें याद किया जा सकता है। हमने एक दो नाम आपके सामने लिए हैं जहाँ जो है स्त्रियाँ, चाहे वो सहयोग की मनोरमा हो या एक और कहानी कैसे प्रस्तुत करेंगे, ज़्यादा हम ध्यान रखे हुए जो समय है उसके भीतर ही हमारी बात हो, जैसा सबने पालन किया समय था। और संदेह कहानी, संदेह जो बात के दौर की कहानी हुई, संदेह में भी एक पुरुष और स्त्री का जो दाम्पत्य की यक्षमा हो गया तो पहाड़ पर लेके जाता है, तो वहाँ पर जो एक पुरुष की सोच में जो परिवर्तन
परिवर्तन कहानी है संभवतः। परिवर्तन कहानी में जो इस तरह का उनका मानस बदलता है वह भी इसी तरह की जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसकी पुरुष समानता की। तो वहाँ पर जो लैंगिक समानता का प्रश्न आज है, मतलब वह प्रसाद के यहाँ मौजूद या उपस्थित दिखाई दे रहा है। और संदेह का हम जो नाम दे रहे थे वो थोड़े दूसरे संदर्भ की कहानी है, जिसमें राम निहाल नाम का पात्र है। वहाँ भी यह प्रश्न है स्त्री पुरुष संबंधों का, ब्रजकिशोर और मनोरमा के बीच में और राम निहाल का एक वृद्ध जीवन है। जब उनकी सांग वेला आ चुकी है तो वहाँ पर जो उनका एक लगाव है प्रेम से बदलता है। और एक जो दूसरा जोड़ा है जहाँ पर संदेह है, तो तय तक उस पूरे प्लॉट की विस्तार से चर्चा की नहीं, कुछ संकेत नहीं हम कह रहे हैं कि वहाँ संदेह जो शीर्षक दिया गया है वो दो दाम्पत्य जोड़ों के साथ जो स्त्रियाँ साथ उठाते हैं, वहाँ उस संदेह की जो जगह है खत्म होना चाहिए स्त्री पुरुष के बीच में, वह सवाल वहाँ मौजूद। हमें लगता है कि ये जब चिंताएँ प्रसाद के साहित्य में कहानियों में निरंतर मौजूद नहीं है और शायद ऐसी कहानियों की कम बात होती रही है, तब उनके यहाँ सामाजिकता के पक्ष की अनुपस्थिति को हम लोग कैसे देख सकते हैं। यह ठीक है कि एक बड़ा मानक प्रेमचंद ने बनाया, प्रेमचंद की परंपरा वालों को कहानीकारों ने स्थापित किया, लेकिन प्रसाद भी अपने कहीं अपने बोध में हाँ उनकी एक सीमाएं हैं जो भाषा को लेकर है, जो कहानी की गहन को लेकर है। कला उन्होंने बनाई, कहानियों की कला निर्मित की कोशिश की, लेकिन कहीं कथानक के मंद धीमे पड़ने गति में उनकी भाषा जो छायावादी संस्कार बोध से उनकी कहानियों में आती है, वह थोड़ी कहीं हमको रुकावट जैसी लगती है। थोड़ा कहानी का गद्य का जो प्रवाह है वह वो अवरुद्ध करता हुआ दिखाई देता है। वातावरण का चित्रण इस तरह से करते हैं और परिस्थितियों का वर्णन इस तरह से करते हैं। कोई भी कहानी का एक पैराग्राफ आपको खाली जो पढ़ी थी तो वो उदाहरण के रूप में आपके सामने वस्तुगत अंकन का जिस तरह से ढंग है उनका, तो प्रसाद की कहानियों को उनके सामाजिक आशय खास तौर से जानने के लिए बड़े धैर्य से और इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत होती है। तब हम उनके काव्यत्व के साथ जो उनकी कहानी कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उस काव्यत्व उस कला के साथ हम उनके सामाजिक चिन्हों को या सामाजिक चेतना को, सामाजिक दर्शन को इस अर्थ में आप लोग हैं और आज के परिवेश तक बहुत सी चीज़ें खींच कर ला कर उनकी चर्चा कर सकते हैं या उनके उस अग्रगामी प्रगतिशील बोध को, प्रगतिशीलता का आशय जैसे आचार्य वाजपेयी जी ने कहा था कि साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। तो प्रगतिशीलता का आशय केवल आप विचारधारा के परिवेश में नहीं, साहित्यकार की अपनी चेतना से बनता है और शायद ऐसा ही परिवेश जो है कहीं न कहीं जो है साथ कहानियों को लेकर करते हुए दिखाई देते हैं। मैंने विशेष रूप से चर्चा कहानी तक जैसे की और सोच कर आया था, पर इस सत्र में उनके उपन्यास पर बात अभी नहीं हुई कि जो कंकाल जैसा उपन्यास को बाद में लिख रहे थे और जो 1919 में आया था और बाद में दिल्ली उपन्यास लिखा और एक अधूरा उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए। इसके अलावा कंकाल को खासतौर से देखिए तो जो धार्मिक व्यभिचार है उसके प्रति प्रसाद का जो आक्रोश है वो पूरे कथानक है और स्त्री पक्ष की किस तरह से उसको शोषित होता है, तो वो एक पूरा समाज दर्शन एक दूसरे पक्ष में जो कहीं प्रेमचंद की चिंताओं में भी रहा है, प्रसाद की चिंताओं में भी वो उपन्यास जा रहा है। कहानीकार से वो बड़े या महत्वपूर्ण निश्चय उपन्यासकार नहीं है, उसकी तरह से चर्चा भी नहीं होती है। 3 ही उपन्यास देखे, 2 ही पूरे उपन्यास देखे, लेकिन कंकाल दोनों में इसको इस सामाजिक दर्शन को उभारने की उपस्थिति
सशक्त करने की कोशिश की। उसको जीवन कम मिला, 37 में तो उसका जन्म हो गया था और वो 36 में एक उपन्यास लिख पाए। हो सकता है प्रेमचंद की आहट को जिस तरह प्रेमचंद सर के लेखन में प्रसाद भी महसूस कर रहे थे और दोनों मित्र भी, और कभी आलोचना होती थी तो कभी प्रशंसा भी होती थी। तो कंकाल को देखकर प्रेमचंद ने समीक्षा भी की थी, उसकी प्रशंसा। तो दोनों ये लेखक अपने दौर से महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेमचंद अपनी जगह बड़े हैं, उनसे प्रेमचंद युग कहलाया और दिखाया चलती रही। लेकिन प्रसाद के समाज सामाजिक पक्ष को एक आकाश की जैसे उन्होंने कहानी में कथा साहित्य में अपना ऊपर करने की कोशिश की। उसकी रोशनी आकाशदीप उसकी कहानी में है ही है। जो आकाशदीप एक और कहानी जो संदेह नाम ले रहे थे उसमें भी आकाशदीप की चर्चा थी। तो एक कहानी में कथा साहित्य जैसे एक आकाशदीप सचने की मैंने कोशिश की और उसके आलोक में हिंदी कहानी आगे बढ़ती है। आप सब ने हमें सुना।